जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का। जो बच्चे पहली बार एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं, आज का यह क्लास उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सिलेक्टेड एवं एग्जाम में हूबहू आने वाले ऐसे प्रश्न देने वाले हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं या जो बच्चे पहली बार एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं, आज का यह वीडियो उनके लिए काफी वरदान साबित होगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में हूबहू ऐसा ही प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में आने का संभावना है। तो अच्छे से देख लीजिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। भारत के किस राज्य में बिहू उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है, यानी बिहू त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में लगभग 10 से 20 बार रिपीट हो चुका प्रश्न है और इस बार आने का संभावना है, तो इसको रट जाना है। भारत में किस राज्य में बिहू उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है। याद रखिएगा बिहू जो पर्व है वो किस राज्य का पर्व है, तो असम का हो जाएगा। कहां का हो जाएगा, असम का हो जाएगा। याद रखिएगा ये सीधे आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। इसी प्रकार से हम कुछ इंपोर्टेंट त्योहार एवं नृत्य को देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन को सही करेगा। ठीक है, अगर आप इसे अच्छे से याद कर लेते हैं तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आपका सही हो जाएगा। देख लीजिएगा कौन कौन सा इंपोर्टेंट है। सबसे पहले तो पोंगल। पोंगल किस राज्य का पोंगल किस राज्य का महत्वपूर्ण त्योहार है। पोंगल पोंगल किस राज्य का महत्वपूर्ण त्योहार है, आपके एग्जाम में छपेगा तो याद रखिएगा पोंगल आपका तमिलनाडु का हो जाता है। ऐसे आपको प्रश्न बताएंगे जो कि हूबहू आपके एग्जाम में आएगा। तो पोंगल किस राज्य का हो जाएगा, तमिलनाडु का। याद कीजिएगा पोंगल जैसे में बिहू है उसी प्रकार से पोंगल किस राज्य का महत्वपूर्ण त्योहार है, तो याद रखिएगा ये आपका तमिलनाडु का हो जाएगा। उसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछेगा पंजाब का क्या क्या है, तो पंजाब का भागड़ा और गिद्धा हो जाता है। भागड़ा और क्या हो जाता है, गिद्धा हो जाता है। भागड़ा और गिद्धा कहाँ का है, पंजाब का है। भागड़ा और गिद्धा कहाँ का, ये लोक नृत्य है। ठीक है ना, भागड़ा और गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा ये आपका पंजाब का। ये आपका कहाँ का है, पंजाब का। त्योहार और लोक नृत्य मिलाकर आपके एग्जाम में 3-4 प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ अगर आप उसको याद कर लेते हैं तो 3-4 क्वेश्चन आपका यहाँ से सही होगा। जो बच्चे नहीं पढ़े उनके लिए बहुत ही खास यह वीडियो होने वाला है। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा अच्छे से, फिर से एक बार आपको क्लियर कर देते हैं। अच्छे से समझिएगा क्या प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य में बिहू उत्सव मनाया जाता है। बिहू उत्सव कहने का मतलब है बिहू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम में हो जाएगा। कहाँ में हो जाएगा, असम में हो जाएगा। अब यहाँ से जो जो इंपोर्टेंट आपको बता रहे हैं आप उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। जैसे में आपके एग्जाम में पूछेगा पोंगल किस राज्य का है। पोंगल पोंगल किस राज्य का महत्वपूर्ण त्योहार है, तो पोंगल आपका तमिलनाडु का होता है। पोंगल आपका कहाँ का होता है, तमिलनाडु का। याद रखिएगा पोंगल किस राज्य का महत्वपूर्ण त्योहार है, तो तमिलनाडु का। याद रखिएगा उसी प्रकार से हम आपको करवाए। असम का तो बिहू हो गया। उसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखें तो भागड़ा और गिद्धा। भागड़ा और क्या हो जाएगा, गिद्धा हो जाएगा। भागड़ा और कहाँ, गिद्धा। भागड़ा और गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। भागड़ा और गिद्धा ये लोक नृत्य है। ठीक है ना, भागड़ा और गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये आपका पंजाब का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा, पंजाब का। ये सीधे आपके एग्जाम में जब भी भागड़ा और गिद्धा सुन ले आपको पंजाब सही करना। उसी प्रकार से हम लोग गुजरात की बात कर ले। गुजरात का आपका होता है गरबा। क्या होता है, गरबा और डांडिया। गरबा और डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है। गरबा और डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा ग से गरबा, ग से क्या होता है, गुजरात होता है। गरबा और गुजरात है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा ये आपका गुजरात का हो जाएगा। उसी प्रकार से पूछेगा आपके एग्जाम में, एक ज्यादातर इंपोर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, रौफ। रौफ कहाँ का लोक नृत्य है, रौफ। रौफ रऊफ कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये काफी इंपोर्टेंट है। ये आपका जम्मू कश्मीर से। रौफ कहाँ से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से। रौफ लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, आशा करते हैं ये सारे आपको दिमाग में छप गए होंगे। अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे आइए। 2 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। अमार सुनार बांग्ला गीत की रचना किसने किया था, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। ठीक है ना, बांग्लादेश का राष्ट्रगान पूछेगा। जैसे में हमारे इंडिया का, हमारे भारत का राष्ट्र है जन गण मन, सभी को पता है। हमारे इंडिया का राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन है। उसी प्रकार से यहाँ पर बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सुनार बांग्ला है। क्या है, अमार सुनार बांग्ला है। ठीक है, यहाँ पर आपके एग्जाम में हो सकता है पूछ दे, ऐसे तो पूछने का नहीं है, क्योंकि पूछेगा तो अपना भारत का ही पूछेगा। यहाँ
यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको दिखा दे रहे हैं एवं याद कर लीजिएगा, ठीक है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन है? अमार सुनार बांग्ला है। कौन सा है? अमार सुनार बांग्ला है। जिसका रचना किसने किया था? तो इसका रचना जो हमारे जनगण मन के रचयिता किए थे वही सेम बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान का रचयिता किए थे, याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन किए थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सुनार बांग्ला गीत का रचना किया था, जो बाद में बांग्लादेश का क्या बन गया? राष्ट्रगान बन गया। अब आपके एग्जाम में पूछेगा जनगण मन के रचयिता कौन है या इसका रचना किसने किया? तो वही रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन के रचयिता किया था। उसी प्रकार से अगर आपके एग्जाम में पूछे वंदे मातरम के रचयिता कौन किए थे? वंदे मातरम के रचयिता कौन है या इसको किसने लिखा था? तो वंदे मातरम आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, वंदे मातरम का बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर, वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे आइए, 3 नंबर आपका सवाल है जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा, एकदम वायरल प्रश्न है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में विशाल स्नान घर के प्रमाण मिले हैं? ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नान घर का प्रमाण मिला है? काफी इंपोर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता के कहाँ पर विशाल स्नान घर के प्रमाण मिले हैं? बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए आप लोग का मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो में आपका विशाल स्नान घर का प्रमाण मिला है। विशाल स्नान घर का प्रमाण कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है, ठीक है। याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न और भी आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट एवं वीवीआई सवाल है, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में छप सकता है। सवाल क्या कह रहा है? लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन कब हुआ था? याद रखिएगा, आपकी एग्जाम में यहाँ से इंपोर्टेंट सवाल बनता है और लास्ट में आपको ऐसे प्रश्न देने वाले हैं जो कि सीधे हुबहू आपकी एग्जाम में आ सकता है। तो जो बच्चे नए देख रहे हैं वीडियो को और जो कुछ नहीं पढ़े हैं या पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को पूरा देखिए, और मैं लिख कर देता हूं कि यहाँ से आधा से ज्यादा हुबहू आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन पहले क्लियर हो गया। बंगाल का विभाजन किसने किया था? बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो ये आपका लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। क्लियर है? बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। याद रखिएगा, आपकी एग्जाम में पूछेगा बंगाल विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब किया था? तो 1905 ईस्वी में। कब किया था? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने कब किया था? 1905 ईस्वी में किया था। आपका क्लियर हो गया। यहाँ से आपकी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और 1911 ईस्वी में फिर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। अगर आपके एग्जाम में पूछे बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया, तो याद रखिएगा 1911 ईस्वी में इसको रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया? 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, ठीक है। डी ऑप्शन याद रखिएगा, आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट एवं वीवीआई सवाल है जो कि इस बार के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे आइए, 5 नंबर आपका सवाल है जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा हुबहू प्रश्न आपकी एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। ये तो आपका बिहू वाला हो गया ना, जो आपको पहले ही बताए थे, पहला वाला क्वेश्चन फिर से ऐड हो गया है, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं, हम लोग फिर से देख लेते हैं किस राज्य में बिहू उत्सव मनाया जाता है। तो ये आपका कहाँ में हो जाएगा? असम में। कहाँ में हो जाएगा? असम में। उसी प्रकार से आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट बताए थे, जैसे पोंगल। पोंगल कहाँ का बताए थे? बता सकता है कोई बच्चे? पोंगल कहाँ का बताए थे? पोंगल आपका तमिलनाडु का बताया था। पोंगल आपका कहाँ का बताए थे? तमिलनाडु का बताए थे, ठीक है। याद रखिएगा, पोंगल आपका कहाँ का बताए थे? तमिलनाडु का बताया था। उसी प्रकार से आपका हो जाएगा भागड़ा और गिद्धा। भागड़ा और क्या हो जाएगा? गिद्धा। भागड़ा और गिद्धा कहाँ का बताए थे? कोई बच्चे बता सकते हैं भागड़ा और गिद्धा कहाँ का है लोक नृत्य? तो भागड़ा और गिद्धा आपका कहाँ का हो जाएगा? पंजाब का हो जाएगा। भागड़ा और गिद्धा कहाँ का हो जाएगा? पंजाब का हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये सारे इंपोर्टेंट सवाल है। उसी प्रकार से हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि सोलर सिस्टम से आपके एग्जाम में 2 सवाल पूछा जाता है। सोलर सिस्टम से कितना सवाल? 2 सवाल। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके एसएससी जीडी का जो सिलेबस है उसमें जीके जीएस मिलाकर आपका 20 क्वेश्चन, जीके जीएस मिलाकर कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? 20 क्वेश्चन। उसी प्रकार से आपका मैथ रीजनिंग, मैथ का 20 क्वेश्चन, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन एवं हिंदी का 20 क्वेश्चन, ये 4 20 क्वेश्चन मिलाकर टोटल 80 क्वेश्चन का आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होता है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन मतलब ये 4 सब्जेक्ट मिलाकर टोटल जो एसएससी जीडी का एग्जाम होता है, टोटल कितना क्वेश्चन का
होता है एसएससी 80 क्वेश्चन का आपका जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपका 80 क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें 20 रीजनिंग रहेगा, 20 मैथ रहेगा, 20 जीके रहेगा, 20 हिंदी का रहेगा, ठीक है ना। तो सारा कंफर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे ये रेड प्लेनेट, कभी कभी रेड प्लेनेट भी दे देता है और कभी कभी तो ये लाल ग्रह आप लोग जान ही रहे हैं। रेड प्लेनेट या लाल ग्रह के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, ठीक है। रेड प्लेनेट या लाल ग्रह के नाम से हम लोग किनको जानते हैं, तो याद रखिएगा मार्स ग्रह को हम लोग यानी मंगल को हम लोग क्या जानते हैं, लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। मार्स मार्स को हम लोग क्या जानते हैं, लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, यानी मंगल को लाल ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। लाल ग्रह या इसको गुलाबी ग्रह के नाम से भी जानते हैं, आपके एग्जाम में पूछेगा गुलाबी ग्रह किसे कहा जाता है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। गुलाबी ग्रह किसको कहा जाता है, तो गुलाबी ग्रह या लाल ग्रह हम लोग मंगल को कहते हैं, क्योंकि इसके सतह पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। इसके सतह पर क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। इसके सतह पर क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण इसका जो सतह होता है वो क्या होता है, लाल या गुलाबी होता है, ठीक है ना। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली, जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता 23 फरवरी तक, आपको डेली एसएससी जीडी का इसी चैनल पर इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलेगा, जो कि आपको डेली रिवीजन होगा, ठीक है। इस चैनल पर आपको डेली हम रिवीजन करवाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपका सभी चीज का तैयारी करवाया जाता है। जैसे मैं अभी ग्रुप डी का फॉर्म आने वाला है तो उसका भी तैयारी करवाया जाएगा, तो चैनल को आप लोग क्या करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। आगे आइए, रेड प्लेनेट या लाल ग्रह के नाम से हम लोग मंगल को जानते हैं। उसी प्रकार से हम लोग अगर बात करें नीला ग्रह किसको कहते हैं, तो पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। उसी प्रकार से सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध को कहेंगे, सबसे बड़ा ग्रह किसको कहेंगे, बृहस्पति को कहेंगे, यानी जुपिटर को कहेंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा इवनिंग स्टार किसको कहते हैं, तो वेनस यानी शुक्र को कहते हैं। शाम का तारा किसको कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। शाम का तारा या मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार किसको कहते हैं, या सनशाइन स्टार किसको कहते हैं, तो शुक्र यानी वेनस को कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाए तो इसका जवाब क्या होगा, ठीक है। आप लोग भी जवाब देने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जो प्रश्न आपको आए ऐसे ज्यादा संभावना है कि आपको याद होगा, ठीक है ना। और इस बार वर्दी हम आपके नाम करने वाले हैं, ठीक है। आप सब जुड़े रहिए हमसे। इस बार वर्दी कैसे भी हम और आप मिलकर इस बार रिजल्ट देंगे, ठीक है ना। आप अगर घर पर मेहनत करते हैं और हम जो रिवीजन करा रहे हैं वो आप देख लेते हैं, तो यकीनन मानिए कि इस बार रिजल्ट आपका संभव है, संभावना है, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट देखिए बाबू, एसएससी जीडी का लगभग अगर फॉर्म डेट हम बताएं तो 20 लाख से पार हो गया है, ठीक है। मैं लगभग बता रहा हूँ, इससे बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है। तो आप उतना कैटेगरी में आ चुके हैं, ठीक है ना। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको 20 लाख के भीड़ से निकलना होगा, ठीक है ना। तो मेहनत कीजिए, दिन रात आप तो लगे रहिए। अब तो टाइम तो है नहीं, दिन रात मेहनत कीजिए और इस बार रिजल्ट लीजिए, ठीक है ना। चलिए, वर्ष 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किसने घोषित किया था, ठीक है। यहाँ से दो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। लाहौर अधिवेशन आपका कब हुआ, एक आपका ये सवाल हो गया। लाहौर अधिवेशन कब हुआ, तो 1929 ईस्वी में हुआ। आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है, लाहौर अधिवेशन कब हुआ, तो याद रखिएगा 1929 ईस्वी में आपका लाहौर अधिवेशन हुआ। और इसका पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किसने घोषित किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किसने घोषित किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए, 8 नंबर आपका सवाल है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है। इंसुलिन का उपयोग या प्रयोग किस बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है। याद रखिएगा इसका उपचार जो किया जाता है डायबिटीज के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, जो इंसुलिन होता है उसका प्रयोग किस बीमार के उपचार के लिए किया जाता है, तो जिसको डायबिटीज यानी मधुमेह हुआ रहता है उसके उपचार के लिए किया जाता है, ठीक है। बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है और ये आपका साइंस का प्रश्न। आपको पता है कि जीके जीएस मिलाकर आपके एग्जाम में टोटल 20 क्वेश्चन, उसमें कुछ जीएस की भी मात्रा रहती है, ठीक है ना। जैसे 2-3 प्रश्न आपका जीएस का भी रहता है, ठीक है। चलिए, 9 नंबर आपका सवाल है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट एवं वायरल सवाल है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग था। कौन था, लॉर्ड विलियम बेटिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेटिंग था। याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट एवं वीवीआई सवाल है, जो कि इस बार एसएससी जीडी के एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग था। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेटिंग था, ठीक है। याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है। 10 नंबर देख लेते हैं,
10 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसके माप की इकाई है? ठीक है, प्रकाश वर्ष किसके माप का इकाई है? तो एक बच्चे का समय आ रहा है द्रव्यमान का। द्रव्यमान का कैसे होगा? केजी नापना है यहाँ, नहीं ना? तो बताइए क्या राइट आंसर होगा? जो एक बच्चे का आ रहा है कि सर दूरी का होगा। बिल्कुल सही जवाब। प्रकाश वर्ष किसके माप का इकाई है? तो दूरी का। प्रकाश वर्ष में हम लोग किसको मापते हैं? तो दूरी को मापते हैं, ठीक है ना? प्रकाश वर्ष को जैसे में हम लोग यहाँ पृथ्वी से हम लोग सूर्य की दूरी मापना है, तो हम लोग किसको किससे मापेंगे? प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर से हम लोग मापेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 11 नंबर आपका सवाल और भी इंपॉर्टेंट है, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आ सकता है। अच्छे से देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष किया था? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष किया था? कोई बच्चे बता सकते हैं? आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष किया था? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है 1875। कब आ रहा है? 1875 आ रहा है, ठीक है। 1875 में आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। यहाँ से सवाल भी पूछे जाते हैं, आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य आर्य स्वामी दयानंद सरस्वती कब किए थे? 1875 ईस्वी में, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग 1885 की बात करें तो 1885 ईस्वी में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में ए ओ हयूम ने किया था। किसने किया था? ए ओ हयूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था, ठीक है, याद रखिएगा। 12 नंबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक ऐसा सवाल एसएससी जीडी के 23 फरवरी के एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति या ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एवं वायरल सवाल है, जो कि एसएससी जीडी के इस बार के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे? तो याद रखिएगा, इसका हो जाएगा मछली उत्पादन से। किससे हो जाएगा? मछली उत्पादन यानी मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से है, ठीक है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और भी हम कुछ आपको इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर करवा देते हैं, जैसे में कृषि उत्पादन का संबंध किससे? तो हरित क्रांति से। किससे है? हरित क्रांति से। कृषि उत्पादन का संबंध किससे? हरित क्रांति से। उसी प्रकार से दूध उत्पादन की बात करेंगे तो दूध उत्पादन किसका हो जाएगा? श्वेत क्रांति का। किसका हो जाएगा? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग तिलहन उत्पादन की बात करेंगे तो तिलहन उत्पादन का हो जाता है पिल्ली क्रांति से संबंध। पिल्ली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन से। यहाँ पर चारों ऑप्शन को क्लियर कर देते हैं, फिर से एक बार अच्छे से देख लेते हैं, इसको थोड़ा पतला करके यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। कृषि उत्पादन किससे हो जाएगा? तो हरित क्रांति से। किससे हो जाएगा? हरित क्रांति से। कृषि उत्पादन किससे हो जाएगा? हरित क्रांति से। उसी प्रकार से दूध उत्पादन का भी तो श्वेत क्रांति से। किससे हो जाएगा? श्वेत क्रांति से। उसी प्रकार से मत्स्य पालन को देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा नीली क्रांति से, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम तिलहन की बात करें तो तिलहन से कौन सा हो जाएगा? पिल्ली क्रांति। कौन सा क्रांति हो जाएगा? पिल्ली क्रांति, ठीक है। ये सारे ऑप्शन याद रखेंगे, ये सीधे आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी एग्जाम में पूछेगा हरित क्रांति का संबंध किससे? तो कृषि उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो दूध उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किससे? तो तिल उत्पादन से, ठीक है। आगे आइए, अगला नंबर आपका सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, एक मिनट इसको थोड़ा मोटा कर लेते, कौन सा अनुच्छेद, एक मिनट, कौन सा अनुच्छेद अपशिष्टता के उन्मूलन से संबंधित? अपशिष्टता से उन्मूलन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? यानी छुआछूत से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद 17। इसमें सबको बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत जात पात की कोई बात नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 17 में आपका दिया गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आपके संविधान में टोटल अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद है आपके संविधान में, ठीक है। आगे चलिए, 14 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी वायरल सवाल है कि भारत के सबसे पुराने पर्वत श्रृंखला कौन सा? भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो याद रखिएगा, वो आपका अरावली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अरावली भारत का सबसे पुराने पर्वत श्रृंखला, याद रखिएगा। इसी ऑप्शन आपके एग्जाम के लिए क्या है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ये तो अरावली हो गया सबसे
पुरानी पर्वत श्रृंखला हो गया। पूछेगा आपके एग्जाम में कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका कंचनजंगा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा। कंचनजंगा क्या हो जाएगा? आपका भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा। जो आपका कहाँ में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। कहाँ में स्थित है? सिक्किम में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 15 नंबर आपका सवाल है जो कि वास्तव में आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो VVI सवाल है, अच्छे से देख लीजिएगा। सती प्रथा का अंत करने में किस समाज सुधारकों का मुख्य योगदान रहा? मतलब सती प्रथा का अंत करने में, सती प्रथा क्या होता था कि इसमें जिस पति का मतलब जिस स्त्री का पति मर गया तो उस स्त्री को भी जिंदा जला दिया जाता था। ठीक है, तो सती प्रथा को अंत करने के लिए किस समाज सुधारकों ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय की इसमें क्या थी? महत्वपूर्ण भूमिका थी, याद रखिएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से 16 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? ठीक है, कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट है एवं वायरल सवाल है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो याद रखिएगा, कागज का आविष्कार जो आपका हुआ था वो आपका चीन में हुआ था। कहाँ में हुआ था? चीन में हुआ था। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? चीन में। कहाँ में हुआ था? चीन में। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? चीन में, याद रखिएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी प्रकार से हम लोग 17 नंबर सवाल की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? एक बच्चे का आंसर आ रहा है कि सर आयन मंडल कहेंगे। नहीं, आयन मंडल नहीं, हम लोग कहेंगे इसको क्षोभ मंडल कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षोभ मंडल। और ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? समताप मंडल। और सबसे निचले परत को क्षोभ मंडल। ठीक है, सभी को क्लियर कर लीजिएगा। यह SSC GD एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट एवं वायरल सवाल है। ठीक है ना? और अभी तक आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डेली जो भी क्लास होता है सबसे पहले आपको पता चलेगा और जो भी PDF है आपको वहीं पर डाला जाता है। ठीक है ना? तो चलिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको SSC GD लिखकर मैसेज करना है। SSC GD लिखकर क्या करना है? मैसेज करना है। ठीक है, तो इधर से मेरे तरफ से एक लिंक जाएगा जिस पर क्लिक करेंगे आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और आप लोग बताइएगा एक बार आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल है, भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट वो क्या बोलते हैं, VVI सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, नागालैंड में। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में, याद रखिएगा। ठीक है, आपको पहले भी इसके बारे में ऊपर पहले क्वेश्चन में ही आपको समझा दिए थे। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, बैंकों का बैंक हम लोग किसको कहते हैं? RBI को, यानी भारतीय रिजर्व बैंक को कहते हैं। ठीक है, ये काफी मोटा हो गया, इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, RBI को कहते हैं। ठीक है ना? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, इसी प्रकार से अगर हम इसका बात करें कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। और कहाँ में इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट एवं वायरल सवाल है। 20 नंबर आपका सवाल है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट एवं VVI सवाल है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इस सारा कमांड किसके पास रहता है? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के पास होता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है कि भारत में सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग अब आपके लिए सवाल लाए हैं 20 आपके लिए। वो तो 20 तो हो गया इंपोर्टेंट सवाल, अब 20 आप लोगों के लिए सवाल लाए हैं। देखते हैं इसमें से आप लोग कितना प्रश्न को सही करते हैं। ठीक है, साथ में मैं भी बताते चलूंगा, लेकिन आप जवाब देने का सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कितना प्रश्न 20 में से सही करते हैं। इसके बाद हम हिंदी करवाएंगे, इसके बाद रीजनिंग करवाएंगे। ठीक है ना? तो इसमें 20 में से जवाब दीजिएगा फटाफट, कौन सा प्रश्न
कितना आप प्रश्न सही करते हैं। ठीक है, तो आज का आपका पहला प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। आप लोग इसका जवाब दीजिएगा कि किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। भाग 3 को हम लोग क्या कहते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, मैग्ना कार्टा का मतलब है कि भारत के जो भी खराब लोग हैं उससे बचाना। ठीक है, मैग्ना कार्टा का मतलब ये होता है। ठीक है, आगे चलिए। ये वाला और भी इम्पोर्टेंट है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। ठीक है, यहाँ से आपकी एग्जाम में पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस वेद से संबंधित है, तो ऋग्वेद से संबंधित है। गायत्री मंत्र किस वेद से संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट एवं वायरल सवाल है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद से है, तो ऋग्वेद से। ठीक है, काफी वायरल सवाल है। और यह किस मंडल में आता है, तो यह आपका तृतीय मंडल में आता है। याद रखिएगा, यह आपका किस मंडल में आता है, तृतीय मंडल में आता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो तृतीय मंडल यानी ऋग्वेद या तृतीय मंडल में मिलता है। इसका रचयिता की बात करेंगे कि गायत्री मंत्र को किसने लिखा था, तो विश्वामित्र ने लिखा था। किसने लिखा था, विश्वामित्र ने लिखा था। गायत्री मंत्र को किसने लिखा था, विश्वामित्र ने लिखा था। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट एवं वायरल सवाल है। ठीक है, चलिए 3 नंबर आपका सवाल है। आप लोग भी जवाब देते जाइएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्न है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किन दो भाइयों ने किया था, तो याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का ने किया था। किसने किया था, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किन दो भाइयों ने किया था, तो हरिहर और बुक्का ने किया था। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। 4 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल कितना समय लगता है। याद रखिएगा, टोटल समय कितना लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है लगभग में। ठीक है, लगभग में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। इसी प्रकार से हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक सवाल बना, यहाँ से क्लियर कीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा हो जाएगा, सुंदरबन डेल्टा हो जाएगा, जो किन नदियों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। यह किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, तो याद रखिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा यह किन नदी के द्वारा बनाया जाता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। यह किन नदियों के द्वारा बनाया जाता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं। ठीक है, इसका जैसे मान लीजिए कि कभी कभी सुंदरबन डेल्टा ना देखे तो क्या दे देता है नाम, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी दे देता है। ठीक है, आगे चलिए। 6 नंबर आपका सवाल है कि अनुच्छेद 32 को किसने संविधान का आत्मा और हृदय कहा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान का आत्मा और हृदय कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा और हृदय किस अनुच्छेद को कहा है, अनुच्छेद 32 को कहा है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। चलिए अगला नंबर सवाल है, प्रार्थना समाज, उससे पहले हम लोग आर्य समाज को देख लिए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था। आर्य समाज का किनको किनको याद है बताइए, तो आर्य समाज का स्थापना किसने किया था। ठीक है, आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, आप लोग कमेंट में बताइए। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, ऊपर हम आपको क्लियर किए, देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं। यहाँ पर प्रार्थना समाज की बात करा है, तो याद रखिएगा, आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। आत्मारंग पांडुरंग ने कब किया था, 1867 ईस्वी में। कब किया था, 1867 ईस्वी में आत्मारंग पांडुरंग ने प्रार्थना समाज का स्थापना किया था। ठीक है, उसी प्रकार से आर्य समाज की बात करेंगे तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किया था। 1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। उसी प्रकार से प्रार्थना समाज का स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में किए थे। ठीक है, आगे चलिए।
अगला नंबर सवाल है कि किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। काफी इंपॉर्टेंट एवं VVS सवाल है, याद रखिएगा। विटामिन सी के कारण आपका क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। मसूड़ों का फूल जाना, दांत से खून आना, ये सब आपका स्कर्वी रोग के कारण यानी विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, आगे चलिए। 9 नंबर आपका सवाल है, विश्व व्यापार संगठन WHO कहने का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। यह सवाल आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। विश्व व्यापार संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, याद रखिएगा। इसका जो मुख्यालय स्थित है ये आपका कहाँ में हो जाएगा, जेनेवा में। कहाँ में हो जाएगा, जेनेवा में हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ में हो जाएगा, जेनेवा में। और कब हुआ था इसका, कोई बच्चे बता सकते हैं इसका स्थापना कब हुआ था, तो 7 अगस्त 1948 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। अब पूछेगा कि किस देश में है, तो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है आपकी एग्जाम के लिए। ठीक है, 10 नंबर। 10 नंबर आपका सवाल है, यक्षगान किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपको ऊपर भी हम करवा देते कुछ इंपोर्टेंट, वहां पर यक्षगान वाला आपको नहीं करवाए थे, तो यक्षगान देख लीजिएगा। यक्षगान भी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यक्षगान आपका होता है कर्नाटक का। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आपका कर्नाटक का हो जाएगा। तमिलनाडु को आपको बता ही दिए थे, पोंगल होता है तमिलनाडु का। क्या होता है, पोंगल। कहाँ होता है, पोंगल। अथी कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, तो कुचिपुड़ी ये आपका आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, ये सारे इंपोर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। ठीक है, आगे आइए। 11 नंबर आपका सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये आपका हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। 1948 से 1950 ईस्वी तक रहे थे अपने पद पर। ठीक है, याद रखिएगा। 12 नंबर आपका सवाल है, पेंसिलिन का खोज किसने किया था। काफी इंपोर्टेंट है, पेंसिलिन का खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और आपको जो चीज का क्लास चाहिए एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर मुझे मैथ या रीजनिंग वाला नहीं समझ में आता, उसका क्लास दीजिए, तो हम जरूर लाएंगे। ठीक है, कमेंट एक बार कीजिएगा आप लोग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा पेंसिलिन का खोज। इसी प्रकार से 13 नंबर सवाल की बात करेंगे, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है। ठीक है, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है समताप मंडल में। किस परत में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। बी ऑप्शन याद रखिएगा, आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है, तो समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है ना, समताप मंडल में। इसी प्रकार से 14 नंबर सवाल की ओर हम लोग बात करेंगे, तो काफी इंपोर्टेंट है, भारत में GST कब लागू किया गया था। भारत में GST कब लागू किया गया था, तो याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। 1 जुलाई 2017 ईस्वी को भारत में GST लागू किया गया था। ठीक है, एकदम VVI सवाल है, आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है, इसको रट लेना है। भारत में GST कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आगे आइए। 15 नंबर आपका सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने कहा था, याद रखिएगा, यह नारा लोकमान्य तिलक ने कहा था। लोकमान्य किसने किया कहा था, तिलक ने कहा था। या बाल गंगाधर किसने कहा था, तिलक ने कहा था। ठीक है, उसको हम लोग लोकमान्य के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, कोई बच्चे बता सकते हैं हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर है। किस नदी पर है, महानदी, यानी उड़ीसा में है। ये कहाँ में है, ओडिशा में है। ये आपका कहाँ में हो जाएगा, ओडिशा में हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर आपका सवाल है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। पोंगल, पोंगल अभी हम आपको ऊपर भी बताए थे, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो ये आपका तमिलनाडु का हो जाता है। ये आपका कहाँ का हो जाएगा, तमिलनाडु का हो जाएगा। 18 नंबर आपका सवाल है, कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन किसे कहा जाता है, तो सभी को पता है कंप्यूटर का मस्तिष्क हम लोग किसको कहते हैं, तो CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, CPU का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग 19 नंबर सवाल की बात करेंगे हम, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन थे, मतलब भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे, विदेशी व्यक्ति कौन थे, तो याद रखिएगा, विदेशी व्यक्ति आपका ये हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, आगे आइए। 20 नंबर आपका सवाल है और आज का आखिरी सवाल है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, कोई बच्चे बता सकते हैं कथकली। कथकली कहाँ का है, कोई बच्चे बताइए, कथकली कहाँ का हो जाएगा, केरल का। कथकली कहाँ का हो जाएगा,
केरल का, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश का हो जाता है नौटंकी, क्या हो जाता है, नौटंकी। उसी प्रकार से तमिलनाडु का पोंगल हो जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर रीजनिंग का आपको क्लास चाहिए, यहाँ पर देखिए मैथ का सवाल लिए हुए हैं, ठीक है ना, मैथ का सवाल लिए हुए हैं, लेकिन करवाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। जिस प्रकार से मैथ का सवाल पूछा जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस लेवल का आपका मैथ का सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इस लेवल का आपका मैथ का सवाल आता है, देख लीजिए एक बार, आपको हम क्लियर करवा देते हैं, ठीक है ना। तो हम मैथ का सवाल बहुत सारा लिए हैं, लेकिन यहाँ पर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना पड़ रहा है। मैथ का एक अलग स्पेशल क्लास लाते हैं, ठीक है। तो चैनल को क्या करके रखिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर रीजनिंग का भी क्लास चाहिए तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जाते जाते एक बार क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा पीडीएफ। क्या कमेंट करना है आपको, पीडीएफ कमेंट करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।